नमस्ते, जय हिंद। ऑनलाइन सेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 की जो अपनी आज चर्चा का विषय है, एक न्यू एक्सरसाइज 12 है। एक्सरसाइज नंबर 12 वर्त सर्किल की अपन चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 12 वर्त। इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज की जो टॉपिक एक्सरसाइज अपनी है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी अपन ने डीपली डिस्कशन कर ली है एक्सरसाइज नंबर 10 में। बिंदु पद में मैंने आपको ये समझा दी है, लेकिन एक बार मैं पुनः इसको समझा रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिए। वर्त क्या होता है, पहले वर्त की डेफिनेशन, वर्त की परिभाषा की चर्चा करेंगे अपन। ओके, वर्त की परिभाषा के बाद में अपन चर्चा करेंगे वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल, जीवा, पांचवा व्यास, इन सब की अपन। और एक यहाँ पर एक टॉपिक और आया हुआ है चाप। तो पहले अपनी चर्चा का जो विषय है वो है वर्त की परिभाषा। वर्त क्या होता है, ध्यान से देखिए। वर्त समतल में स्थित एक ऐसी आकृति होती है जो उसके तल में एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर हो, एक नियत दूरी पर हो। और इस नियत दूरी को बच्चों अपन त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्त समतल में स्थित एक ऐसी आकृति है जो एक निश्चित तल में या निश्चित तल से एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होता है, उसे अपन वर्त सर्किल बोलते हैं। वर्त की परिधि, इसके एक चारों ओर का क्षेत्र होता है वर्त की परिधि, जिसको अपन ने 2 पाई r से रिप्रेजेंट किया था। वर्त का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल बटे पाई इक्वल्स टू r स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर अपन ने याद किया है। जीवा क्या होती है बच्चों? जीवा, मान लीजिए आपके पास में कोई वर्त A है और उसको आप किसी बिंदु B से कोई बिंदु A, तो किसी वर्त के किन्हीं वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है। और अगर ये जीवा वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसको बच्चों अपन डायमीटर व्यास बोलते हैं। अगर यही जीवा अगर वर्त के केंद्र से इसके सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती तो मैं इसको वर्त का व्यास, इसको डायमीटर रिप्रेजेंट करता। ओके स्टूडेंट्स, वर्त की जीवा होती है। वर्त की जीवा जो व्यास जो है यहाँ पर वो त्रिज्या का दुगुना होता है। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है, वर्त का व्यास। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखोगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपको नोट करना है नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरे पास में जो सर्किल है, इस सर्किल में मेरे पास में मान लीजिए ये एक सर्किल मैंने बनाया हुआ है और ये सर्किल का अंदर वाला भाग है, ये वर्त है बच्चों। और ये अंदर वाले भाग को मैं अभ्यंतर बोल सकता हूँ और इस वाले भाग को बाह्य भाग, और इसको बाह्यंतर बोल सकते हैं अपन, या बाह्य भाग बोलते, बहिर्भाग। वर्त के अंदर वाला भाग बच्चों अभ्यंतर होता है और वर्त के बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाता है। वर्त का जो केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट, बच्चों मैंने एक निश्चित बिंदु बोला था ना अभी, एक स्थिर बिंदु से, उस स्थिर बिंदु को ही वर्त का केंद्र बोलते हैं। और जो आप अचर रेडियस लेते हो, अचर राशि होती है उसको अपन ने रेडियस बोला। अचर मान जो यहाँ से मान लो कोई वर्त है आपके पास में, यहाँ से लेकर के कोई अचर दूरी r है, वो त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और इसके वर्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर बोलते हैं। वर्त के अभ्यंतर में ही वर्त का केंद्र होता है, वर्त के अभ्यंतर में ही वर्त का केंद्र होता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है,
जो मैं लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ और यहाँ पर भी इनका उपयोग हो रहा है, तो आप ये ध्यान में रखोगे। अब अपनी एक चर्चा का विषय है वो है चाप। चाप क्या होता है? मान लीजिए बच्चों, आपने इस वृत्त के किसी दो बिंदु पर, एक बिंदु P और एक बिंदु Q को, इसको दो भागों में आपने बांट दिया। मान लीजिए यहाँ से इसको, तो जो प्रत्येक ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो यहाँ पर इसको एक बड़ा भाग बन जाएगा इसका, और एक छोटा भाग बन गया। इसे ही बच्चों चाप बोलते हैं। मतलब ये जो विभाजन होगा ना, यही चाप कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 12.1 की चर्चा कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, वृत्त का केंद्र, वृत्त के इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, देखो। वृत्त का केंद्र, पहला सवाल है, वृत्त का केंद्र, और यहाँ एक कोष्टक दिया, खालिस्तान में स्थित है। और ऑप्शन है आपके पास में बहिर्भाग और अभ्यंतर। कहाँ होगा बच्चों? अभ्यंतर में। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वृत्त का सेंटर पॉइंट ये, तो ये वृत्त के केंद्र जो नियत स्थिर बिंदु है, उस स्थिर बिंदु को ही तो अपन ने वृत्त का केंद्र बोला था। तो वो कहाँ स्थित है? अभ्यंतर में। तो पहले कोष्टक में आप अभ्यंतर भरोगे। दूसरा जो है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। तो त्रिज्या से अधिक है, तो त्रिज्या से अधिक मान लीजिए इस तरीके से है, व्यास मान लेते हैं अपन, व्यास इक्वल्स टू 2r। तो त्रिज्या से अधिक है तो वो दूरी बहिर्भाग में स्थित है बच्चों। तो सेकंड जो खालिस्तान है उसको बहिर्भाग से, बहिर्भाग भर लीजिए। उसमें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का व्यास होती है बच्चों डायमीटर, ये आपको पता है। एक चाप क्या होता है बच्चों? अगर मान लीजिए वृत्त का एक बिंदु, एक P और यहाँ पर एक Q चाप कटा हुआ है, तो एक चाप क्या होगा? हाफ सर्किल, हाफ सर्किल होगा ना। तो एक वृत्त, जो एक चाप होता है, एक अर्धवृत्त होता है। जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे माने जा रहे हैं तब ये एक अर्धवृत्त होता है। ठीक है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे वो भाग कितने भागों में विभाजित करेगा? मान लीजिए एक वृत्त A से B तक, यहाँ सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और एक CD इसके ऊपर नीचे कहीं पर भी मान सकते हैं। तो इसको कितने भागों में बांट रही है? 1 2 3। तो इसके 3 भाग हो जाएंगे। तो तीसरे में 3 भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर, देखो अब कुछ पॉइंट्स की चर्चा कर रहा हूं मैं। वृत्त की जीवा, अगला जो अपनी चर्चा का विषय है वो है, ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.1 की 12.2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। देखो क्या है एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। आकृति बनाई गई है, एक आकृति इस तरीके से बनाई गई है, जिसमें AP और दूसरी तरफ CD, दो जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O, वृत्त का सेंटर पॉइंट O, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की भी 5 सेंटीमीटर। यदि OP परपेंडिकुलर AB, OP लंब है AB पर, मतलब AP, तो OP हो गया। ठीक है, और OQ परपेंडिकुलर CD, तो ये OQ हो गया। ठीक है, AP समांतर CD, AP पैरेलल CD, और AP इज इक्वल्स टू 8। AP का मान 8 सेंटीमीटर, CD की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQ। आपको PQ का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, ये जो AP है ना, ये पूरी भुजा 8 सेंटीमीटर है, और OP परपेंडिकुलर AP है, OP परपेंडिकुलर AP है, AB है। तो निश्चित रूप से 8 का दो समान भागों में डिवाइडेशन हो जाएगा। तो 8 को 2 समान भागों में बांटोगे तो 4 4 का बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि केंद्र से अगर अपन किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो उस जीवा का लंब समद्विभाजन करता है। और यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, यहाँ पर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे पास में एक त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज APO में जब मैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करूंगा तो APO में AO का स्क्वायर इक्वल्स टू PA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और PA का स्क्वायर मतलब AO का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और PA का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 4 का 16, OP स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 बच्चों 9 और ये 9 ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो OP की जो वैल्यू आएगी वो 3 सेंटीमीटर। OP का मान 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिभुज OCQ में OC स्क्वायर इक्वल्स टू CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो OC की वैल्यू 5 का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस OQ स्क्वायर। तो 25 में से 9 OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 ये 16, तो OQ की जो वैल्यू आई है वो √16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। OQ का मान 4 सेंटीमीटर। बच्चों फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQ का मान पूछा था आपसे, तो क्या मैं PQ को ये लिख सकता हूँ, PQ इज इक्वल टू OP प्लस OQ। ध्यान से देखो, इस पूरी भुजाओं का योग बन जाएगा दोनों भुजाओं का। तो PQ इज इक्वल टू OP का मान कितना बना 3 सेंटीमीटर और OQ का मान 4 सेंटीमीटर। तो पूरी भुजा की लंबाई बच्चों 7 सेंटीमीटर। यही इसका प्रॉपर आंसर है, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल की तरफ। ये तो थोड़ा अच्छा है, अब इससे थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, उसकी अपन चर्चा करेंगे। जागते रहो बच्चों, जागते रहो, ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चाप AB इक्वल्स टू चाप CD दिया गया है एक आकृति में आपको, तो मैं आकृति बना लेता हूं पहले। आकृति इस तरीके से है कुछ, ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से इस तरफ और इसको फिर इस तरफ घुमाया है, और यहाँ से ट्राइंगल और फिर यहाँ से इसको मिलाया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया, और इसको कोण A बोला है, कोण B बोला है, और इसको कोण O बोला है, और यहाँ पर कोण ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिए गए हैं, कोण C और ये कोण B दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम दिया गया है, इसके साथ में और क्या दिया गया है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। आपको इसके साथ में और दिया है, ये दिया है चाप AB बराबर चाप CD। चाप AB बराबर चाप CD। ओके स्टूडेंट्स, और अब एक चीज ध्यान दो, चाप कौन कौन से हैं, AB और CD, ठीक है। इन दोनों कोणों द्वारा जो अंतरित कोण कौन से हैं केंद्र पर, O और O, मतलब कि AOB और COD। समान चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान होते हैं बच्चों। तो यहाँ से एक चीज सीधी सीधी निकल के आ जाएगी मेरे सामने, वो ये है कि कोण AO मतलब यहाँ से कोण AOC इक्वल्स टू कोण COD। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि दोनों समान चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, समान चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान होता है। अंतरित कोण समान होते इक्वल होते हैं बच्चों, समान होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ये इस तरीके से ये बात कही गई इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोण AOC इक्वल्स टू कोण COD तो इक्वल है। ओके, यदि ध्यान से देखिए, यदि मैं इन दोनों एंगल्स में BOC दोनों तरफ जोड़ देता हूं तो इस स्थिति कैसे बदल जाएगी। देखिए, कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल्स टू कोण COD प्लस कोण BOC। हाँ जी, कोण AOC प्लस कोण BOC क्या देंगे बच्चों, जब कोण मतलब कि कोण AOC और BOC टोटल एंगल बच्चों AOC बन जाएगा। AOC तो पहले से ही है ये टोटल रिजल्ट। बच्चों एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एंगल अपने बनाया है ना यहाँ पर समान चाप द्वारा, तो चाप AP द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कोण AOC नहीं है। मैंने आपको चाप यहाँ पर AB बराबर चाप CD दिया ना, तो यहाँ एक अपन ने किसी चीज को मिस किया है, वो ये है कि अपन ने AC चाप ले लिया, जबकि क्वेश्चन में AC चाप है ही नहीं। तो अपन को ये जो कोण बनेगा ना बच्चों, ये कोण AOB बनेगा यहाँ, है ना। तो कोण AOB मैच हो जाएगा, यहाँ से अब जो निकल के आएगा कोण AOB और BOC का रिजल्ट कोण AOC और यहाँ से कोण BOD। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का योग इस तरीके से बन जाएगा। अब दोनों त्रिभुजों में अगर मैं देखूं, त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD, दोनों त्रिभुजों में मेरे पास में AO बराबर OD, जो वर्त की त्रिज्याएं हैं, वर्त की त्रिज्याएं हैं। और बच्चों और क्या आ रहा है, OP बराबर OC, ये भी वर्त की त्रिज्याएं हैं, वर्त की त्रिज्याएं हैं। हाँ जी, और क्या आ रहा है, कोण AOC बराबर कोण BOD, कोण AOC बराबर कोण BOD। इसको बच्चों इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। तो बच्चों कौन से गुणधर्म से, SAS गुणधर्म से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। SAS गुणधर्म से त्रिभुज AOC सर्वांगसम त्रिभुज BOD। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट लिख देना बच्चों, मैं लिख देता हूँ। सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज कोण A इक्वल्स टू कोण, आपको जो भी सिद्ध करना था वो कोण A इक्वल्स टू कोण B नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आप आसानी से कर लोगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 की अपन चर्चा करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। यदि दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो वर्त है बच्चों, और वो एक दूसरे को इस तरीके से दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका सेंटर पॉइंट इधर है, इसका सेंटर पॉइंट इधर है। ओके, सिद्ध कीजिए कि उनको केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, बच्चों इनकी केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। उनकी जो जीवा है ना, इसका लंब समद्विभाजन कर रही है, दो समान भागों में इसे विभाजित कर रही है। तो मैं नामकरण कर देता हूं एक बार इसका, A O, यहाँ पर M B T। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन में दिए गए हैं दो वर्त है, दो वर्त जिनके केंद्र O व P है, O व P है, तथा जिनके प्रतिच्छेदन बिंदु
प्रतिच्छेदन बिंदु ए व बी है। सिद्ध करना है कि कोण AMO प्लस कोण BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री, या है ना बच्चों, ये कर रहे हैं इनका लंब समद्विभाजक। तो यहाँ से यदि OP जीवा को मैं मानूं तो इसका इस OP परपेंडिकुलर AM हो गया, AM परपेंडिकुलर OP और BM परपेंडिकुलर OP। ठीक है, ये तो दिया गया है यहाँ। तो यहाँ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कोण AMO इक्वल्स टू कोण BMO। तो यहाँ पर मेरे पास में कोण AMO इक्वल्स टू कोण BMO इक्वल्स टू 180/2, मतलब 90 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, समान है बच्चों, ये वाला 90 तो ये वाले भी 90 डिग्री के एंगल है। अब मेरे पास में दो त्रिभुज यहाँ साफ साफ नजर आ रहे हैं, त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में। त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में अगर ध्यान से देखें तो OA बराबर OP, वृत्त की त्रिज्याएं, ओके, और OB बराबर BP, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं। OA बराबर OB और यहाँ से AP बराबर, यहाँ से इस तरीके से देखिए AP बराबर BP, वृत्त की त्रिज्याएं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एंगल भी इक्वल है, कोण AOP इक्वल्स टू कोण BOP। ठीक है, संगत कोण। तो बच्चों कौन से गुणधर्म से? ऐसे गुणधर्म से। त्रिभुज AOP सर्वांगक्षम त्रिभुज BOP। ओके, सर्वांगक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। नोट करें, आगे की चर्चा अभी करते हैं, इतना नोट करें बच्चों। अपन कंपैरिजन कर रहे हैं AOP और BOP का, और दोनों में OP भुजा उभयनिष्ठ ले लीजिए, दोनों में है OP, तो ये संगत कोण लेने की जरूरत नहीं, संगत कोण वैसे बराबर कर देंगे अपन। उभयनिष्ठ है तो ये मान इस तरीके से बन जाएगा इसका, ऐसे गुणधर्म से, एस गुणधर्म से तीनों साइड्स आ जाएगी। त्रिभुज AOP सर्वांगक्षम त्रिभुज BOP। ठीक है, नोट करें और वो लिख देना, सर्वांगक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सर्वांगक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज AOP सर्वांगक्षम त्रिभुज BOP और इनके संगत कोण कौन से हो जाएंगे? AOP इक्वल्स टू कोण BOP। और कौन सा एंगल है? कोण AOM इक्वल्स टू कोण BOM। अगर दोनों त्रिभुजों में अगर त्रिभुज AOM व त्रिभुज BOM की मैं बात करूं तो इसमें भी मेरे पास में OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्याएं OA बराबर OP और AM बराबर BM, AM बराबर BM, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और यहां से अगर चर्चा करें अपन AM बराबर BM और OM बराबर OM, तो ये भी ऐसे गुणधर्म से त्रिभुज AOM सर्वांगक्षम त्रिभुज BOM, वही सर्वांगक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसमें संगत कोण कौन से आएंगे? कोण AMO इक्वल्स टू कोण BMO। दोनों कोणों का एंगल AMO प्लस BMO कितने डिग्री का?
180 डिग्री का। बच्चों ध्यान से देखो, ये 90 लमसम डिवाइजन कर रहा है तो टोटल 180, इसका मतलब हो गया कोण AMO इक्वल्स टू कोण BMO इक्वल्स टू 90 डिग्री, और टोटल होगा योग कर देंगे तो 180 आ जाएगा। यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, नोट करें, बहुत ही आसान सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।